नमस्कार, मायरा स्टोरी सफ़र चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है, मैं बुढ़ापे में इज्जत से रहना चाहती हूँ। अरे माँ, आप तो जानती हैं कुछ दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और इसी समय हमारी फुल टाइम मेड भी अपने गांव चली गई और बोल कर गई है 2 महीने बाद आऊँगी। अब इतनी जल्दी तो कोई नई नौकरानी भी नहीं मिलेगी और आप भी भाई के पास अमेरिका जाकर बैठ गई हैं। माया ने परेशान होते हुए अपनी माँ से कहा तो माँ बोली, अरे तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। कोई नई नौकरानी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तुझे तेरी सासू माँ है ना, वह किस दिन काम आएंगी और फिर तो उन्हें दादी बनाने जा रही है। इतना तो कर ही सकती है ना, वह तुम्हारे लिए तक ज़रूरत हो तब तक काम करवाना, फिर उन्हें चलता कर देना अपने घर से। अपनी माँ की इस बातों को सुनकर माया की आंखों में चमक आ गई। माँ, यह तो बहुत अच्छा आइडिया दिया। शाम को जब उसका पति घर आया तो माया मायूसी का मुखौटा लिए उसे चाय देने लगी। अरे माया, क्या हुआ, उदास क्यों हो? मैं सोच रही थी कि अपने माँ बाबूजी को कुछ समय के लिए यहाँ बुला लेते हैं, लेकिन वो क्या, पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से कहीं सासू माँ नाराज़ तो नहीं? अरे नहीं, मैं अपने माँ बाबूजी को अच्छे से जानता हूँ, हमारे बुलाते ही दौड़े चले आएंगे। अजी सुनते हो, आज रवि का फ़ोन आया था। सविता जी के कहते ही आनंद जी जैसे खुशी का ठिकाना ही ना रहा। अच्छा, इतने दिनों बाद, चलो याद तो किया उसने। क्या कहता था? ठीक तो है वहाँ सब? दरअसल बहू की डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है तो अपने घर बुला रहा था हम दोनों को। बेटों से बात करके तो सविता जी की खुशियाँ 7वें आसमान पर थी, लेकिन अचानक ही सविता जी की पिछली बातों को याद करके उदास हो गई। दरअसल 1 वर्ष पहले सविता जी और आनंद जी अपने बेटे बहू के घर कुछ दिन बिताने के लिए गए थे। उनकी बहू माया जान चुकी थी उनकी सासू माँ बिल्कुल सीधी सादी हैं, तो उसने इस बात का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। सारा दिन बिजी रहने का बहाना करती और सारा काम अपनी सासू माँ से करवाती। यह देखकर आनंद जी को अच्छा नहीं लगा, तो बहू से बोले, बहू तुम्हारी सासू माँ की उम्र हो गई है, थोड़ा सा काम तुम भी कर लिया करो। इतना कहते ही बहू ने हंगामा खड़ा कर दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। सविता जी और आनंद जी चुपचाप खड़े अपमान सहन करते रहे और रवि अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल ही ना सका। सविता जी और अरविंद जी अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपने घर वापस आ गए। सविता जी की पिछली यादों में गम थी। इतने में आनंद जी बोले, अरे सविता, किन बातों को लेकर बैठ गई? तुम भी अभी तक सोच ही रही हो, जल्दी से सामान पैक करो। आनंद जी ने अपनी पत्नी सविता से कहा, तुम तो जानती हो रवि की शादी को 5 साल हो गए और कितने सालों बाद अब जाकर हमारे बेटे के घर खुशियाँ आई हैं। जी ठीक है, मैं ज़रा नीता को बोलकर आती हूँ कि हम कुछ समय के लिए अपने बेटे के घर जा रहे हैं। दरअसल आनंद जी और सविता जी अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया है, जहाँ नीता और विशाल अपने प्यारे से बेटे गोलू के साथ रहते थे। दोनों घर पर टिफ़िन सर्विस का काम करते थे। पास में ही गर्ल हॉस्टल था, तो उनका धंधा भी अच्छा चल रहा था। कुछ ही वर्षों में सविता जी और नीता का एक दूसरे के साथ अच्छा जान पहचान हो गया। नीता रसोई घर से बाहर आई। अरे नीता, एक खुशखबरी है, मैं जल्दी ही दादी बनने वाली हूँ। अरे वाह आंटी जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ नीता, हमारे बेटे ने पूरे 6 महीने की तैयारी करके आने को बोला है। अभी तो सारी पैकिंग पड़ी है, तुम अपने टिफ़िन का काम निपटा कर मेरी मदद करने आ जाना। सविता जी बोली तो इतने में विशाल की आवाज़ आई, नीता, टिफ़िन का काम मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ आंटी की मदद कर लो। नीता ने सविता जी की पैकिंग करने में मदद की और सविता जी के साथ मिलकर उनकी बहू के लिए गोंद के लड्डू भी बनवा दिए। जाने से पहले रास्ते के लिए एक टिफ़िन भी पैक करके दे दिया। दोनों अपने बेटे के घर जाने के लिए रवाना हो गए। उधर रवि उन्हें स्टेशन से कार में बैठा कर घर ले गया। जैसे ही घर पहुंचा तो बहू से मिलकर सविता जी और आनंद जी सारे मन मुटाव छोड़कर उसे आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही घर के सारे कामों की जिम्मेदारी ले ली। सारा घर जो काम वाली बाई की अनुपस्थिति में बिखरा हुआ था, सविता जी ने आते ही बड़ी कुशलता के साथ सुव्यवस्थित कर दिया। रोजाना अपनी बहू को सुपाच्य और पौष्टिक खाना बनाकर खिलाती। बहू की बातों में तो जैसे मिश्री ही घुल गई थी।
सारा दिन माजी माजी करके उसे अपने सारे काम करवा लेती। जिस समय माया ने बच्ची को जन्म दिया, मेरी पोती तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। अरे इसने तो मुझे खुश कर दिया। बच्ची होने के बाद सविता जी ने बहू को खूब सेवा की। बच्ची का ख्याल रखना, रसोई घर का काम और बहू के लिए अलग से खाना पकाना। सविता जी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहू को कोई तकलीफ़ ना हो यह सोचकर भी सेवा में हाजिर रहती। उनके घुटनों में भी दर्द रहता था। इसके बावजूद सविता जी सारा काम बड़ी कुशलता के साथ करती थी। आनंद जी भी घर के कामों में उनका हाथ बटा देते थे। 2 महीने बीत गए। बच्चे के लाड दुलार से सविता जी और आनंद जी का समय कैसे बीता उन्हें पता ही ना चला। धीरे धीरे बच्ची को भी अपने दादा दादी के हाथों की पहचान हो गई। यह बात बहू को खटकने लगी। कुछ दिनों के बाद माया की काम वाली बाई भी अपने गांव से वापस लौट आई। सविता जी के मना करने पर भी उसने उसे काम पर रख लिया। माँ जी दिन भर काम करके और बच्ची को संभाल कर आप थक जाती हैं। एक दिन जब सविता जी बच्ची को चम्मच से दूध पिला रही थी तो बच्ची ने थोड़ी सी खांसी करते हुए उल्टी कर दी। बस फिर क्या हुआ, माया को तो जैसे बहाना ही मिल गया अपनी सासू माँ पर गुस्सा करने के लिए। माया और रवि ने बच्चे की सारी जिम्मेदारी आया को दे दी, लेकिन सविता जी का मन बच्ची में ही अटका हुआ था, इसलिए ममता से कभी कभी बच्ची को उठा लेती थी। एक दिन जब दोनों बेटा बहू बाहर गए हुए थे, बच्ची आया को देकर बच्ची लगातार रोए जा रही थी। आया उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्ची का रोना बंद नहीं हो रहा था। सविता जी से बच्ची का रोना देखा न गया और आया के हाथ से बच्ची को ले लिया और उसकी नाभि में हींग लगाने लगी। बच्ची चुप हो गई और दादी का स्पर्श पाकर मुस्कुरा दी। कुछ देर में जब बेटा बहू वापस आए तो आया ने उनके कान भर दिए। मैडम, जब मेरी ज़रूरत ही नहीं तो मुझे काम पर रखा ही क्यों है? आपके सास ससुर तो बच्ची को छूने नहीं देते, मुझसे झट से छीन लिया। अब मैं आपके घर में काम नहीं करूँगी। दोनों पति पत्नी सविता जी पर बरस पड़े और आया को मनाने लगे। सविता जी और आनंद जी अपमान का घूंट पी कर रह गए, क्योंकि बच्चे के मोह में बेटा बहू का घर भी छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सविता जी कमरे में जाकर आंसू बहाने लगी। बहू तो पराए घर से आई है, लेकिन बेटा तो अपना ही है। अब तो शर्म आ रही है मुझे उसे अपना बेटा कहते हुए। अब तो यह हाल हो गया है कि सारा दिन बैठकर बच्चे को आया संभालने लगी और बहू अपनी माँ के साथ फ़ोन पर लगी रहती। सविता जी पर रसोई घर में सारे काम की जिम्मेदारी आ गई, यहाँ तक कि आया का खाना भी सविता जी को बनाना पड़ता। और आनंद जी अपनी पत्नी की यह हालत देखकर एक सुबह सासू माँ से कहा, मम्मी जी मेरी कुछ सहेलियाँ घर आ रही हैं तो उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह का इंतज़ाम कर देना और चाय काफ़ी भी बना देना। शाम को जब बहू की सहेलियां घर आई तो पूरे आदर से सम्मान के साथ सविता जी ने उन्हें बिठाया, अपने हाथों से बने लजीज स्नैक्स बनाकर खिलाए, उन्हें खूब आव भगत की और रसोई घर में जाकर बर्तन साफ करने लगी। लेकिन अचानक उन्होंने जो सुना उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बहू की सहेलियां उससे कह रही थी, माया काम वाली बाई तो बहुत अच्छी मिली हुई है, इतना लजीज खाना बनाती है, कितनी पगार लेती हैं, ऐसे हमारे लिए भी काम वाली बाई ढूंढ दो। ऐसा सुनकर माया हंस पड़ी, लेकिन उसने इतना भी न कहा गया कि यह नौकरानी नहीं बल्कि उसकी सासू माँ है। थोड़ी देर बाद सविता जी अपने हाथ धोकर अंदर आई और सबके साथ बैठ गई। सविता जी बोली, आप लोगों के जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कोई नौकरानी नहीं बल्कि आपकी सहेली की सासू माँ हूँ। आपकी सहेली ने आपको नहीं बताया तो सोचा मैं ही बता दूं। सारी सहेलियां चौंक गई और हैरानी से माया की तरफ देखने लगी। सविता जी बोली, बहू, माना कि घर में नौकरानी रखना तुम्हारे लिए स्टेटस लेबल है, लेकिन अपनी ही सास को नौकरानी करार देना कहाँ का स्टेटस है। बहू का मुंह बन गया। उस समय तो वह चुप रही, लेकिन अपनी सहेलियों के जाने के बाद उसने हंगामा खड़ा कर दिया। माँ पिताजी के लिए हैरानी की बात तो यह थी कि उनका अपना बेटा भी इनका पक्ष नहीं समझ पाया। माँ, इतनी छोटी सी बात पर बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत थी आपको? रवि बोला तो आनंद जी, जो आज तक अपने बच्चे के मोह में अपना मुंह बंद रखते थे,
आज अपना धीरज खो बैठे। यह छोटी सी बात है, तुम्हारी माँ को यहाँ नौकरानी की संज्ञा दे रही है और तूने यहाँ छोटी सी बात लगती है। माफ़ करना बेटा, आज तक हम सब कुछ चुपचाप सहन कर रहे थे, पर अब नहीं। सर से पानी ऊपर हो चुका है। अब यदि हम दोनों इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुक सकते, यह मेरी पत्नी का अपमान होता है। कहते हुए आनंद जी अपनी पत्नी के साथ सामान और बैग पैक करवाने लगे। यह सोचकर कि कहीं बच्ची का मुंह उन्हें रोक न ले, उसे दूर से ही देखकर निकल गए। बहू का उन्होंने इतने महीने सेवा की, इस बहू ने बेइज्जती का इनाम देकर उन्हें घर से रवाना कर दिया और उनके बेटे ने उन्हें रोका तक नहीं। आनंद जी और सबिता जी पहले ट्रेन पकड़कर घर वापस लौट आए। रह रहकर एक ही प्रश्न दोनों को परेशान कर रहा था कि उम्र के इस पड़ाव में जब बच्चों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, कैसे गुजारा करेंगे। महीने के किराए के अतिरिक्त कोई कमाई का साधन भी नहीं था उनके पास और सारी जमा पूंजी उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पर लगा दी थी। आनंद जी तो दिल ही दिल में यह बातें कैंची की तरह चुभ रही थी। घर पहुंचते ही जैसे घंटी बजाई, नीता और विशाल के बाहर आने से पहले ही गोलू बाहर आ गया। अरे दादा दादी, कहाँ गए थे आप हमें छोड़कर। नीता ने दरवाज़ा खोला तो उन दोनों ने गोलू को अपने गोद में चिपका लिया। उधर नीता उन्हें देखकर खुशी और हैरानी भाव से वह समझ नहीं पा रही थी कि अंकल आंटी तो 6 महीने को कह कर गए थे और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। लेकिन जल्दी ही उनके चेहरे के भाव देखकर दोनों सारा मामला समझ गए। अंकल आंटी, हाथ मुँह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना लेती हूँ, नीता ने कहा तो सबिता जी की आंखें नम हो गई। जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, सबिता जी को अपना आशियाना पाकर संतोष हुआ, लेकिन आनंद जी के दिमाग में रह रहकर वही बातें गूंज रही थी। जैसे ही अपने कमरे में कदम रखने लगे, उन्हें अचानक दिल में दर्द शुरू हुआ। इससे पहले सबिता जी उन्हें संभालती नीचे गिर चुके थे। सबिता जी को आवाज़ सुनकर नीता और विशाल आ गए, लेकिन तब तक आनंद जी दुनिया छोड़ चुके थे। सबिता जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नीता और विशाल ने उन्हें जैसे तैसे संभाला, बेटे बहू को खबर दी, दोनों अंतिम संस्कार कर कर चले गए। अपनी माँ का हालचाल तक जानने की जहमत नहीं उठाई दोनों ने, लेकिन किराएदारों ने उन्हें हर समय पर सहारा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सबिता जी की हालत भी अब कुछ सामान्य होने लगी। एक दिन नीता और विशाल का बेटा गोलू बीमार पड़ गया। उन्हें दिन भर हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ा। सबिता जी को तो वैसे ही खाना बनाने का बहुत शौक था। नीता के अनुपस्थिति में सबिता जी ने टिफ़िन का सारा काम संभाल लिया। सभी ग्राहक को उनका खाना बहुत पसंद आया और हॉस्टल की लड़कियां तो उनके खाने की दीवानी हो गई। उसी समय सबिता जी को अचानक पता चला कि नीता और विशाल ने अपना मकान खरीद लिया, लेकिन अंकल के जाने के बाद वह आंटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए आंटी को संभालने के लिए उन्होंने अपना गृह प्रवेश कुछ समय के लिए रोक दिया था। यह जानकर सबिता जी भाव विभोर हो गई। अपने आप को संभालते हुए नीता के पास गई और उसे बधाई देते हुए गले लगा लिया। बेटा, मेरा इतना ही ख्याल मत रखो कि मैं तुमको जाने ही ना दूँ। सबिता जी ने नीता को आश्वासन दिया कि वो बिल्कुल ठीक हैं और सारी तैयारी कर उन्हें दिल से विदा किया। लेकिन अब सबिता जी बिल्कुल अकेली हो गई और साथ ही किराए से होने वाली कमाई भी अब बंद हो गई। इस उम्र में अपना गुजारा कैसे करूँगी। बेटे पर सारी जमा पूंजी खर्च करती, इसने मुझे बुढ़ापे में कहीं का ना छोड़ा। उनके गालों पर आंसू लगे हुए थे। आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी सोचकर ही उनका दिल बैठा जा रहा था। इतने में बेल बजी तो देखा हॉस्टल की कुछ लड़कियां बाहर खड़ी थीं। सबिता जी के पास आकर टिफ़िन सर्विस के लिए आग्रह करने लगी। आंटी जी, आपके हाथ का खाना बहुत लाजवाब होता है, प्लीज़ आप टिफ़िन सर्विस शुरू कीजिए। यह सुनकर सबिता जी कुछ सोच में पड़ गई। अंदर आकर अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, जी ये कैसे संभव है, इस उम्र में नया काम कैसे शुरू करूं, लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है। अचानक सोचते सोचते उनकी आंखें चमक गई। मन ही मन उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। नीता और विशाल का घर कुछ ही दूरी पर था।
नीता को फ़ोन करके उन्होंने अपने घर मिलने के लिए बुलाया और टिफ़िन सर्विस शुरू करने में उनकी मदद मांगी। 2 ही दिनों में नीता की मदद से सविता जी ने अपना काम शुरू किया और अपनी मदद करने के लिए 2 लड़कियों को रख लिया। कुछ दिनों में उनकी अच्छी कमाई होने लगी। कुछ हॉस्टल की लड़कियों को सविता जी से इतना लगाव हो गया कि उनके घर पर किराए पे रहने लगी। अब सविता जी का अकेलापन बिल्कुल दूर हो गया। एक दिन कुछ लड़कियों ने सविता जी के खाने की तारीफ़ करते हुए उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गई, आग की तरह फैल गई। सविता जी ने बनाए खाने की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अब तो उनका काम और भी बढ़ गया। उधर उनकी बहू ने जब वीडियो देखी तो उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। तुरंत रवि को दिखाते हुए बोली, देखो तुम्हारी माँ के खाने की चर्चा पूरे देश में हो रही है, कितना कमाती होगी। अब तुम्हारी नौकरी से तो हमारे घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता है। अपनी माँ से भी कुछ मदद मांग लो, उनका काम इतना अच्छा चल रहा है तो क्यों ना हम उनके पास जाकर रहें। वैसे भी तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे तो माँ को भी अकेलापन लगता होगा। यह सब देखकर रवि की हैरानी का तो ठिकाना ना रहा। पत्नी का कहना मानकर रवि अपनी माँ के पास जाने की योजना बनाने लगा। अगले दिन ही दोनों अपनी बेटी को साथ लेकर सविता जी के घर पहुँच गए। वहाँ का दृश्य देखकर बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ तो जैसे मेला सा लगा हुआ था। चारों तरफ बहस चल रही थी, मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे थे। यह देखकर दोनों पति पत्नी थोड़ी देर के लिए अलग से खड़े हो गए। अपने आप को वहाँ आज अपने घर में ही अपेक्षित सा महसूस कर रहे थे। सविता जी ने तो उन्हें बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें नज़रअंदाज करते हुए काम में लगी रही। भीड़ थोड़ी कम होने के बाद बहू और बेटा दोनों सविता जी के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए, मगर सविता जी के चेहरे पर कोई भावना नजर नहीं आई। इतने दिनों बाद अपनी पोती को देखकर उसे प्यार किया और फिर अपने काम में लग गई। इतने में रवि ने पीछे से आवाज़ लगाई, माँ हमें माफ़ कर दो, हमें बहुत बड़ी भूल हो गई है, आज से हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। सविता जी ने उन्हें तिरछी निगाहें से देखते हुए कहा, अच्छा लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस बुढ़ापे में मैं इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ, किसी के घर की काम वाली बाई बनकर नहीं। अब यह सब लोग ही मेरा परिवार है, लेकिन माँ इस घर पर हमारा भी कुछ हक है। बहू माया ने कहा, हक तो तुमने उस दिन ही ख़त्म कर दिया था जिस दिन तुमने अपने बाबूजी को अपने घर से बेइज्जत करके निकाला था। दूर से आए तो भूख लगी होगी, कुछ खा कर भेजती, रास्ते के लिए टिफ़िन पैक करवा देती। कहते हुए सविता जी अपने काम में मस्त हो गई। आज उन्हें चेहरे पर संतुष्टि के भाव और गर्व भरी मुस्कान थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।